तो ये क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि ये जो दिल्ली सल्तनत है, इसमें एक होगा मुगल वाला आएगा, एक विजयनगर एम्पायर आएगा, ठीक है। तो ये काफी हद तक मॉडर्न हिस्ट्री जैसे ही है, औरंगजेब के टाइम के बाद से जो हमने पढ़ा था पूरा, और याद करने में भी बहुत बहुत आसान है। जब हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर को याद कर सकते हैं, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट याद कर सकते हैं, तो ये तो बहुत आसान है उसके हिसाब से। तो मेरे हिसाब से याद करना, क्वेश्चन इतने सीधे आते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं कि फला में से कौन सा है जो जो स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता है, इसमें से कौन सा है जो तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तुगलक ने ये या कुतुब मीनार किसने बनाया। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम छोड़ नहीं सकते। 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन तो इसी 2 3 4 टॉपिक से, 2 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से होते हैं। तो पढ़ लेते हैं, अगर आ गया तो क्यों छोड़ना, अब सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। तो मैंने इसके लिए जो सोर्स रेफर करा है वो वजीराव नबी की येलो बुक के साथ में पूनम दलाल की बुक भी मैंने रेफर करी एक बार फिर, सो दैट पूरा कंप्लीट काम ही हो जाए, दोबारा कभी भी दोबारा ये देखने की जरूरत ना पड़े। तो अब देखो जरा तसल्ली से कैसे याद करना है। आज हम बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं दिल्ली सल्तनत का, कि 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने दिल्ली पर अटैक किया। और उस समय जो रूलर थे आगे सिंध के, दिल्ली में सिंध का रूलर था दाहिर दाहिर दाहिर, उसको हरा दिया। साथ में ये मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पहला रूलर है जिसने जजिया लगाया इंडिया में। पर जजिया का कंसेप्ट पहले इंडिया में था ही नहीं। इंडिया में जजिया का कंसेप्ट लगाने वाला कौन है? तो वो है मोहम्मद बिन कासिम। तो ये आपका काम का एक पॉइंट हो गया कि मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट बंदा था जिसने जजिया लगाया। अब आते नेक्स्ट, मोहम्मद ऑफ गजनी है, महमूद गजनी जिसको बोलते हैं, ठीक है। महमूद ऑफ गजनी, महमूद गजनी, क्योंकि इसका बंदे का नाम था महमूद, आया गजनी से था, तो महमूद ऑफ गजनी, लेकिन सिंपल आम बोलचाल की भाषा में महमूद गजनी बोलते हैं थोड़ा। तो इसके बारे में क्या पॉइंट है? कुछ खास नहीं है, 2 ही पॉइंट है। एक तो ये कि इंडिया की सारा ड्रेन जो रिसोर्सेज उसको ड्रेन करना स्टार्ट कर दिया लूट करने के हिसाब से, तो वो तो कुछ नहीं इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके टाइम में 2 बंदे थे, एक तो था फिर अलबरूनी और एक था फिरदौसी। ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ने कुछ बुक्स लिखी। अलबरूनी ने लिखी किताबें हिंद, जो इंडिया की हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा एविडेंस है, हिस्टोरिकल एविडेंस है किताबें हिंद, तो पूरी इंडिया की हिस्ट्री के रिगार्डिंग है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुमको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि ये जो किताबें हिंद है ये किसने लिखी? अलबरूनी। फिरदौसी भी था, फिरदौसी ने भी एक बुक लिखी जिसका नाम था शाहनामा, ठीक है। तो ये अगर याद हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट ये जो याद है ना किताबें हिंद, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आता है, ये महमूद गजनवी हो गया। अब आता है महमूद गौरी। अब महमूद गौरी के बारे में वही पृथ्वीराज चौहान को हराया था, ठीक है। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर, तराइन के अंदर, सेकंड बैटल ऑफ तराइन के अंदर इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया। और बैटल ऑफ चंदावर के अंदर इसने हराया किसको? जयचंद्र ऑफ कन्नौज। ये कौन है? ये वही तो नहीं है जो अपने राजपूतों के बारे में पढ़ा था कि राजपूत जाति पृथ्वीराज रासों में लिखा हुआ था? हाँ, ये वही है, जयचंद्र ऑफ गढ़वाल वाला उधर, ठीक है। तो कन्नौज वाले ही है। तो ये 2 पॉइंट तो महमूद गौरी के बारे में, बस खत्म। अब आता है दिल्ली सल्तनत, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो दिल्ली सल्तनत लगभग लगभग 300 साल तक रहा, 320 साल तक, 320 ईयर, 320 साल है। सबसे पहले 84 ईयर स्लेव डायनेस्टी या इलबरी डायनेस्टी, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सईदी, फिर लोदीज। मैंने अभी इस नोट्स के अंदर सिर्फ ये कवर करा स्लेव, ये मैं अभी कर दूंगा खिलजी। मतलब अभी मेरी क्लास खत्म होती ही मैं सबसे पहले ये निपटाऊंगा चारों, ये निपटा के शाम को जो क्लास होगी उसमें चारों पढ़ा दूंगा तुम लोगों को जल्दी से। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बचेगा उसमें करंट अफेयर हाईलाइट करके तुमको देता हूँ। चलो, तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में आते हैं। आपने देख लिया कि 1206 से 90 84 ईयर तक इसका टाइम पीरियड, 84 साल। इसको एक और नाम बोलते हैं ममलूक डायनेस्टी। ममलूक का मतलब स्लेव होता है, ममलूक डायनेस्टी, ठीक है। तो स्लेव या स्लेव की जगह कई बार ममलूक भी लिखा मिलेगा। अब इसके अंदर 3 है, मतलब इसको भी 3 पोर्शन डिवाइड है। एक तो है कुतुबी डायनेस्टी, एक है फर्स्ट इलबरी और एक है सेकंड इलबरी। मतलब टोटल ये कि जितने भी इसमें किंग होने वाले हैं उसके भी 3 सब सेक्शन है, कुतुबी, फर्स्ट इलबरी और सेकंड इलबरी। मैं पूरा समझाता हूँ कैसे इसका मतलब है, पहले समझो तफसील, फिर इसमें मैं बाद में दोबारा आता हूँ। तो सबसे पहला बंदा था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये स्लेव था किसका? महमूद गौरी का। कौन? महमूद गौरी, ये वाला महमूद गौरी का ये स्लेव था जो इंडिया में लूट के हिसाब से आया था। बाद में इसने महमूद गौरी ने इसको गवर्नर वगैरह बना दिया और धीरे धीरे ये किंग की पोजीशन तक पहुंच गया, सुल्तान की पोजीशन तक पहुंच गया महमूद गौरी के मरने के बाद। अब इसके बारे में क्या पॉइंट याद रखना? सबसे पहली चीज, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है वो ये है कि कौन फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का? तो वो है ये फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका स्लेव था? महमूद गौरी का। दूसरा, इस बंदे ने क्या करा कि इस बंदे ने एक मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाया। कहां पर? किंग बनने से पहले इंद्रप्रस्थ, जो न्यू दिल्ली के अंदर है। तो इंद्रप्रस्थ न्यू दिल्ली के अंदर मिलिट्री हेडक्वार्टर स्टेबलाइज किया। अच्छा, खुद ने सुल्तान का टाइटल ले लिया इस बंदे के बाद। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसने अपनी कैपिटल कहां बनाई? लाहौर में। तो इसकी कैपिटल थी लाहौर में। बाद में जब इल्तुतमिश आएगा तो कैपिटल को चेंज करेगा, बाद में कैपिटल चेंज भी होगी, लाहौर से ये वापस दिल्ली आ जाएगी। फिर फिलहाल अभी कैपिटल लाहौर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल लाहौर में। अच्छा, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा, फिनिश नहीं करा। अपन ने अजमेर के अंदर पढ़ा था कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, नहीं। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करा, खत्म किसने किया? इल्तुतमिश ने।
तो बनाया जरूर इसने, मतलब स्टार्ट जरूर इसने किया, पहली मंजिल ही बना पाया था, खत्म किया इल्तुतमिश ने। अच्छा, इसका नाम कुतुब मीनार क्यों रखा गया? वो इसलिए रखा गया बिकॉज उस समय के सूफी सेंट थे इसके टाइम के, जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, इनके नाम के ऊपर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। 238 फीट टॉल है, काफी लंबा है, और इंडिया का टॉलेस्ट स्टोन टावर है इंडिया का, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई भी कॉइन इशू नहीं करे, अभी तक कोई कॉइन का कंसेप्ट लाया नहीं है, किसी तरह की कॉइन है नहीं। इसके बारे में पॉइंट और है कि इसको लाख बख्श भी बोलते हैं। लाख बख्श का मतलब क्या है? तो डोनेशन बहुत देता है, लाखों रुपए की डोनेशन देता है, ऐसे ही लिबरल डोनेशन की वजह से। भारत का में पहली मस्जिद जिसको हम बोलते हैं कुव्वत उल इस्लाम, ये दिल्ली के अंदर है। ये मस्जिद किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ने। तो पहली मस्जिद इंडिया में कौन बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या नाम था? कुव्वत उल इस्लाम, जो दिल्ली के अंदर मौजूद है। साथ में एक और पॉइंट, 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसने बनाया अजमेर के अंदर। ठीक है, ये सारे सारे आपको बिल्कुल वन लाइन में क्वेश्चन है, सीधे पढ़ोगे एक बार में याद हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। हाँ, इसके टाइम के 2 स्कॉलर थे, इन दोनों स्कॉलर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना कि हसन नाजमी, ठीक है, और फखरुद्दीन। फखरुद्दीन वैसे नाम है, बस किताब में गलत लिखा हुआ फखरुद्दीन, बट एक्चुअल में इसका नाम होगा फखरुद्दीन। तो दो बंदे थे, हसन नाजमी, फखरुद्दीन। हसन ने जो बुक छापी उसका नाम था ताज उल मशीर, और फखरुद्दीन ने जो छापी वो था तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, तो कुछ खास याद नहीं रखना, कि ऐसे याद रख लेना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बनाई है, बनाई, तो उसको ताज से कुछ मान लो कि ताज बनाना किसने बनाया था? हसन नाजमी। तो ऐसे कुछ ट्रिक बना लेना अपने हिसाब से, याद रहेगा, 2-3 बार ट्रिक बनाओगे याद हो जाएगा। मैंने भी कुछ ट्रिक इसकी बनाई है। ये वाला क्वेश्चन था, यूपीएससी पूछ भी चुकी है, यूपीएससी में आ चुका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कैसे हुई? चौगान खेलते वक्त, चौगान मतलब हॉर्स कॉलेज होता है, वो खेला था, उसके वक्त उसकी मौत हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है कुतुबुद्दीन का बेटा आलम शाह, बट ये ज्यादा इनकेपेबल था, तो 8 महीने के बाद हटा दिया गया इसको। किसने हटाया? कुतुबुद्दीन के सन इन लॉ ने, जिसका नाम था इल्तुतमिश। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताता हूँ कि यूपीएससी में आया हुआ है, तो आलम शाह के बारे में एक पॉइंट है, गवर्नर ऑफ बदायूं इनकेपेबल। एक अच्छा तो क्वेश्चन था, बट मैंने चल छोड़, बाद में देखेंगे। ओके, तो इल्तुतमिश के बारे में आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ये क्या भाई साहब? ये दामाद था, ये तो बेटा था आलम शाह, बट इसको हटा दिया गया इल्तुतमिश ने 8 महीने के अंदर ही। तो ये दामाद है इल्तुतमिश को, उसका कुतुबुद्दीन। तो इस भाई साहब को दामाद बनने से पहले ये बदायूं का गवर्नर था, या आप इसको बोलो इक्तेदार ऑफ ग्वालियर। इक्तेदार का मतलब एक तो होता है जमींदार जैसा ही है ना, तो मतलब जिनको पैसों पे इक्तेदार का कंसेप्ट बताऊंगा। इसका मतलब होता है डिवाइड हिज एम्पायर इनटू द इक्तास। इक्तास का मतलब है असाइनमेंट ऑफ लैंड इन ल्यू ऑफ सैलरी, आपको जमीन मिल जाएगी, बदले में आपको सैलरी वगैरह के बेसिस पे, इस तरह कुछ होता था कंसेप्ट। मतलब इक्तेदार ऊपर ट्रांसफर ट्रांसफर भी हो सकते थे। जस्ट एक समझो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट क्रिएट की गई है, कुछ लैंड को आपको निगरानी करनी है, उस पर कितना टैक्स वगैरह आ रहा है वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट तक पहुंचाना, बदले में आपको सैलरी मिलेगी, बस इतना सा कंसेप्ट है। तो ये जो था इल्तुतमिश, ये ग्वालियर का इक्तेदार था, साथ में बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, बाद में ये जो बड़े 2 टाइटल हैं, दोनों टाइटल के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना बस। अब आता है इसमें कि इसको, इस इल्तुतमिश को, जो भाई साहब थे ये इलबरी डायनेस्टी से बिलोंग करते, इलबरी ट्राइब से, एक ट्राइब थी इलबरी, इस वजह से यहाँ जो डायनेस्टी आ गई इसको बोलते हैं इलबरी डायनेस्टी, बट ये भी थोड़ा स्लेव ही था, तो स्लेव डायनेस्टी के अंदर ही है ये। तो इसलिए जो लिखा था यहाँ पे स्टार्टिंग में कि फर्स्ट इलबरी कब आएगी? इल्तुतमिश के टाइम पे। तो फर्स्ट इलबरी का मतलब है जो ये इसने, अब कुतुब ही चल रहा था, कुतुबुद्दीन गया, अब ये नया आ गया, जो नया खून है ना, कुतुबुद्दीन का बेटा थोड़ी है, तो दामाद है उसका। ओके, अब इसके बारे में बोलता है रियल कंसोलिडेटर ऑफ द तुर्किश रूल, जिसने सही मायनों में तुर्की रूल जमाया यहाँ पे। क्योंकि देखो कितने साल काम किया इसने, लगभग 26 साल। और इन्होंने, अगर आप ये देखो कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो सिर्फ 4 साल। इसको देखोगे भाई साहब तो उसी साल निपट गए, तो बाकी जो थे वो तो सिर्फ 4 साल ही रहे, पर 26 साल तक इसने इंडिया पे राज करा। इसका मतलब इसने यहाँ पे अपने जो रूल है, जो तुर्की, पूरा तुर्की, ये पूरी स्लेव डायनेस्टी तुर्की से, सब तुर्की, तो ये तुर्किश रूल को स्टेबलाइज किया है तो इल्तुतमिश ने। साथ इसको बोलते हैं फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, मकबरे वगैरह से बहुत ज्यादा बनवा है, तो फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग भी इल्तुतमिश का नाम है। इसीलिए इसने कुतुब मीनार को भी कंस्ट्रक्ट करवाया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक छोड़ के चला गया था। अब यहाँ पे काम की पॉइंट आता है, रिफ्यूज टू ग्रांट असाइलम टू जलाउद्दीन मंगबरीनी। अब ये कौन है? ये ख्वाजीरम एम्पायर है इंडिया की बॉर्डर पे, शायद ये आई थिंक पर्शियन, ये ईरान बॉर्डर के कुछ इस रीजन में रहा होगा, आप गूगल कर लेना, ये मैंने किया नहीं है। तो इस एम्पायर का, ये आप समझ सकते हो कि किंग है या प्रिंस बोल दीजिए, जलाउद्दीन मंगल, इसका पीछा कर रहे थे मंगोल। तो भागता भागता आ गए इंडिया में। तो जब इंडिया में आ गया तो इसने असाइलम मांगा किससे? इल्तुतमिश ने मना कर दिया, मैं तेरे को नहीं दे सकता, फिर फाइनली इसको मंगोल ने पकड़ के मार दिया। ठीक है, क्योंकि अगर ये दे देता तो मंगोल डायरेक्टली इंडिया पर आकर अटैक कर देते, और उस समय इतना स्ट्रॉन्ग थे नहीं कि इंडिया को बचा पाते। तो अपने डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स से इसने इंडिया को बचाया, किससे? मंगोल से। तो याद रखना, इसमें कई जगह पॉइंट मिलेगा कि इल्तुतमिश ने बचाया, जो लड़के नहीं बचाया,
मंगोलों को लड़के बचाने वाला कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही ऐसा बंदा है पूरे हिस्ट्री के अंदर जिसने मंगोलों, हालांकि उसके कई सारे नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट जब हम राजस्थान पढ़ेंगे तो देखना आप कि उसकी वजह से कितनी साका हुई। पहली साका रणथंभौर की उसकी वजह से हुई, दूसरी साका चित्तौड़ की उसकी वजह से हुई, जालौर में जो साका हुई 1313 के अंदर वो उसकी वजह से हुई। तो उसकी वजह से राजस्थान में साका बहुत हुई है। साका का मतलब वही जौहर और केसरिया, जो लोगों ने अपनी जान दे दी, औरतों ने आग में कूद के। तो नेगेटिव पोर्शन के हिसाब से बहुत कुछ है, बट अगर उसके बारे में पॉजिटिव पूछने हुई अलाउद्दीन खिलजी के पॉजिटिव बताओ, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव उसका वो है कि उसने मंगोलों से बचाया। इसने भी बचाया इल्तुतमिश मंगोलों से, बट इसने लड़के नहीं बचाया। इसने अपने डिप्लोमेटिक टेक्टिक से बचाया कि जलालुद्दीन मंगवारिनी को उसने वो नहीं दिया असाइलम, और उसको दे दिया वापस से मंगोलों को, इसको बच गया यहाँ से। साथ में एक और काम का पॉइंट है, तो उसने इस रणथंभौर को कैप्चर कर लिया 1226 में। ये राजस्थान के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना। रणथंभौर को कैप्चर करने में इल्तुतमिश का भी एक रोल रहा है, बात कभी 1226 में कैप्चर किया था। साथ में इसने नागदा पे अटैक किया, बट वापस भागना पड़ा क्योंकि गुजरात से चालुक्य जो है वो आ गए। अभी इसके बारे में हमने पढ़ा था बैटल ऑफ भूतल, जिसमें जयत्र सिंह ने, याद करो, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, याद है कुछ? जयत्र सिंह डिफीटेड शमसुद्दीन इल्तुतमिश। मैंने बताया भूतल वो वाला, तो ये वही बैटल है नागदा में जो हुई थी। नागदा में अटैक करा, बट इसको भागना पड़ गया, वहां से जीत दिखाए। रीजन क्या था? क्योंकि गुजरात से जो चालुक्य थे वो मदद करने के लिए आ गए थे जयत्र सिंह की। साथ में इक्तेदार के बारे में तो मैंने बता दिया, ये कुछ वैसा ही है जैसे रेवेन्यू कलेक्टर वगैरह होता है। साथ में इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बाद में बोन ऑफ कंटेंशन भी बनेगा, चहलगनी। चहलगनी क्या होता है? तुर्कान है चहलगनी, मतलब ये 40 तुर्की मिनिस्टर जो पावरफुल मिलिट्री लीडर्स होते हैं उनका एक ग्रुप बना दिया कि भाई साहब में ये बाद में बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट होगी, इसलिए बलबन इसको एलिमिनेट कर देगा। बलबन 40 को ही मार देगा, 40 से 40 को मार देगा बाद में। लेकिन अभी क्योंकि आप सोच के 40 लोगों को मेन फोर्स में बचा दिया, तब कुछ भी रूलर कोई भी डिसीजन लेगा तो 40 लोगों का इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा होगा। तो ये स्टार्ट किसने किया था? चहलगनी इल्तुतमिश ने। अच्छा, इसने मंसूर, मंसूर का मतलब होता है एक तरह से टाइटल ले लो, एक तरह से लो कि लेटर ऑफ रिकॉग्निशन। कहाँ से? जो खलीफा थे बगदाद के, क्योंकि मुस्लिम जो है खलीफा को बहुत ज्यादा मानते थे, तो वहां से इसने मंसूर ले लिया कि हाँ भाई अब जो लीगल रूलर है इंडिया का वो यही है इल्तुतमिश। तो ये लेटर आने से मुस्लिम्स के अंदर एक मैसेज चला गया कि इस इलाके का जो लीगल रूलर है वो कौन है? वो यही है इल्तुतमिश। तो लोगों ने, जो मुस्लिम खासकर थे, उसने इसको सच्ची तरीके से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए काफी अच्छा भी रहा है कि लेटर ऑफ रिकॉग्निशन, जिसको मंसूर बोलते हैं, अब्दिस अब्बासिद जो खलीफा थे बगदाद के, उनसे ले रहा। साथ में अरेबिक कॉइन, मतलब सिल्वर टंका भी इसमें यूज करा। अरेबिक कॉइन थे, सिल्वर टंका जिसको बोलते हैं, और ये ऐसा करने वाला पहला बंदा था इंडियन हिस्ट्री के अंदर जिसने सिल्वर टंका यूज करा, खास करके दिल्ली सल्तनत में। 175 ग्राम का था, क्योंकि इससे पहले आपने किसी ने भी कॉइन इशू किया ही नहीं। फिर मिनास उस सिराज, ये ये जो बंदा है इसने किताब लिखी तखत ए नसूरी, तो ये थोड़ा सा देख लेना, याद रह जाए तो, नहीं रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर साथ में इसने मरने के बाद इसको लगा इसका बेटे में कोई भी कैपेबल नहीं है, तो इसने अपनी बेटी को सुल्तान घोषित कर दिया, रजिया सुल्तान को। तो इसकी जो नेक्स्ट सक्सेसर होगी इसकी बेटी होगी। तो आओ जरा देखते हैं इसमें कितने पॉइंट काम के थे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इसने अपनी कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करी। फर्स्ट थिंग ये। फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग किसको बोलते हैं? वो यही भाई साहब है, फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। रियल कंसोलिडेटर ऑफ तुर्किश रूल किसको बोलते हैं? वो भी यही भाई साहब है, ठीक है। साथ में मंगोलों से बचाया अटैक से, बट ये थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इसने डिप्लोमेटिक टैक्टिक से बचाया, तो खास इंपॉर्टेंट है नहीं। बैटल ऑफ भूतल हम पढ़ चुके हैं, जिसमें इसको हार का सामना करना पड़ा जयतिर सिंह के खिलाफ। साथ में इसने इक्तेदार करके है, इक्तास है, इक्तास करके ये थोड़ा सा स्टेबलाइज करा, जिसमें दे देता। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि तुर्कान ए चहलगनी 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स का ग्रुप बनाया। मंसूर करके जो लेटर ऑफ रिकॉग्निशन है, ये है ना खलीफा से इसने लेने में सक्सेसफुल रहा। साथ में सिल्वर टंका इशू करा। इसके अलावा ये जो है मिनास उस सिराज ने तहाकत इन वसूरी, ये तुमसे याद वैसे भी नहीं होगा, छोड़ देना इसको, याद आ जाता अच्छी बात है। चलो, तो ये कुछ पॉइंट थे जो इल्तुतमिश के बारे में याद रखने की जरूरत है खासकर। अब आते हैं कि चलो बना तो दिया रजिया सुल्तान को, लेकिन जो ये मिलिट्री लीडर्स है 40 चहलगनी, ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनके ऊपर एक औरत का राज हो। तो इन्होंने क्या करा, जो इनके सबसे बड़े बेटे थे उसको हवा दी, फिरोज शाह को, और इस रुकनुद्दीन फिरोज शाह, और ये आ गया सिंहासन पे, ठीक है। और जब सिंहासन आ तो गया, लेकिन जो एक्चुअल में जो इसको हैंडल करा था वो कौन था? शाह तुर्कान। अब शाह तुर्कान कौन है? वही मिलिट्री लीडर, ठीक है। उनमें से कोई रहा होगा पावरफुल मिलिट्री लीडर। इस ड्यूरेशन में मुल्तान के गवर्नर ने रिवोल्ट कर दिया। उसने बोला नहीं, मैं नहीं मानूंगा तुमको रूल। तो ये दोनों चले गए इससे लड़ने के लिए। तो जब ये दोनों इससे लड़ने के लिए, तो पीछे से रजिया सुल्तान ने सल्तनत जो है, जो जो एम्पायर है, वो अपने कुछ वफादार लोगों के साथ मिलकर कब्जा ली, और इन दोनों को मार दिया वहीं पे रास्ते में, खत्म कर दिया। पर किसको? शाह तुर्कान को भी और फिरोज शाह को भी रजिया सुल्तान ने खत्म कर दिया। अब आती है रजिया सुल्तान के बारे में, तो इसके बारे में इतना याद है, शाह तुर्कान और फिरोज शाह नाम याद रखना बस, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वो भी काफी है। ये थोड़ा सा नाम याद रख लें शाह तुर्कान की। एक्चुअल में जो पावर थी वो शाह तुर्कान के हाथ में, कुछ वैसे ही होगा, सही थी बुरदर वाला ना।
अब आता है रजिया सुल्तान कौन है? फर्स्ट एंड ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर। अभी तक पूरे इंडियन हिस्ट्री में एक ही मुस्लिम रूलर है, वो ये फर्स्ट एंड ओनली रजिया सुल्तान। काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसके ऊपर मूवी बनाई थी बहुत पहले हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की, बट वो मूवी बहुत ज्यादा फ्लॉप गई थी। कई बहुत अच्छी मूवी थी लेकिन नहीं चली तो नहीं चली। अच्छा, इसके ने पर्दा वर्दा प्रथा सबको डिस्क्राइब किया। ये ओपन की आती थी राजा महाराजाओं की तरह, जैसे महाराजा होता ना बिल्कुल वैसे ही मेल ड्रेसअप में आती थी और फुल मतलब होता है एकदम शिकार करने जाना, लड़ाई करना, आर्मी को आगे से लीड करना। तो इस तरह के कुछ इसके बारे में कुछ कैरेक्टर्स है, वो हमारे इंपॉर्टेंट है, बट लिख दिया मैंने वैसे। क्रिएटेड एक काउंटर नोबिलिटी ऑफ नो। अब इसको लगा कि ये जो 40 तुर्क है ये कभी भी दोबारा रिवॉल्ट कर सकते हैं, तो इसने एक काउंटर नोबिलिटी क्रिएट करी। काउंटर नोबिलिटी का मतलब क्या है? जो इन तुर्क नोबल के खिलाफ, जैसे 40 तुर्क नोबल थे, इसने और भी नोबल बनाए, पर वो तुर्क नहीं थे, वो इंडियंस थे, जो अफगानी थे, ऐसे थे। तो नॉन तुर्की इसने नोबिलिटी क्रिएट करी। ठीक है, साथ में अपॉइंटेड मलिक जमालुद्दीन आयोग। ये थोड़ा नाम इंपॉर्टेंट है। ये धर्मेंद्र था उस मूवी का, जिस मूवी में रजिया सुल्तान के बारे में बात करूँ, आई थिंक शायद, है ना। तो ये कौन था? ये इसका वफादार था, जिसको अमीर ए अखूरा बोलता है। अमीर अखूरा का मतलब होता है जो रॉयल हॉर्सेज होते हैं ना, घोड़े, उनका सुपरिंटेंडेंट है अमीर ए अखूर। तो ये बात चुप गई उनको, इसको नोबल्स को। उन्होंने कहा ये कैसे कर दी है, मतलब ये तो हमारी पोस्ट हुआ करती थी, इसने किसी नॉन तुर्क को दे दी। मलिक जमालुद्दीन याकूब, धर्मेंद्र ही है ये। ठीक है, और अभी फिलहाल की अगर बात करें तो ये इंडियन मुस्लिम था। लाहौर जो गवर्नर है उसने रिवोल्ट करा, तो रजा ने उसको तो डिफीट कर दिया। ठीक है, बट सरहिंद भटिंडा के गवर्नर ने रिवोल्ट कर दिया। तो जब भटिंडा के गवर्नर ने रिवोल्ट करा तो ये यखूद और ये मतलब ये जो इसका धर्मेंद्र और ये बंदा दोनों गए लड़ने की। आई थिंक अब मुझे कंफर्म नहीं है कि यकूत धर्मेंद्र ही है, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये यकूत जो है ये और रजिया सुल्तान दोनों गए, बट यकूत को मार दिया था, कैप्चर कर लिया था। रजिया सुल्तान को भी कैप्चर कर लेता। कौन? ये अथुंडा का गवर्नर अथुनिया, भटिंडा का अथुनिया। रजिया सुल्तान ऐसे शादी कर लेती है। शादी करने के बाद ये दोनों वापस आते हैं दिल्ली पे अपना अधिकार करने के लिए, बट रस्ते में ही इनको मार दे, रजिया सुल्तान को भी और इस अथुनिया को भी मार देता बहरम का, बहरम शाह। बहरम शाह कौन है? एक और बेटा है इल्तुतमिश का। एक्चुअली में बहरम शाह नहीं मानता, बहरम शाह तो मोहम्मद शाह है, जैसे मोहम्मद शाह था ना, कुछ वैसा ही है ये। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं है, लेकिन मेन जो है यहाँ पे वो हुई 40 जो नोबल्स थे, 40 वही मिलकर मारते हैं। तो ये जो 40 जो थे 40 नोबल, जिनको चहलगनी बोलते हैं, वही अथुनिया को भी और रजिया सुल्तान को भी मार देते हैं। तो इसके साथ इनका चैप्टर खत्म होता है। तो आपको क्या याद रखना है इसके अंदर? एक तो यही कि मलिक जमालुद्दीन अयूब, और एक ये भी याद रखना कि सरहिंद भटिंडा का जो गवर्नर था जिससे रजिया ने शादी करी, वो कौन था? अथुनिया। ठीक, बस। तो बैरम शाह था, बैरम शाह के टाइम में एक्चुअल जो कमांड थी द 40 के पास नहीं है, तो कुछ खास है नहीं। फिर अलाउद्दीन महमूद शाह आता है, क्योंकि ये भी कुछ टाइम तक ही रहता है, इसको भी वापस इसको खुद की आर्मी मार देती। मतलब हाँ, ये पूछा जाता है कौन सा ऐसा किंग था जिसको उसकी आर्मी ने मार दिया, तो जवाब होगा बैरम शाह। फिर आता है अलाउद्दीन मशहूद शाह। अब ये तो नाम से पता चलोगा, मशहूद शाह सही, तो मोहम्मद शाह जैसे लग रहा है, एम शाह, हाँ ये वही है। नाम भी करम भी वैसे ही इसके, मोहम्मद शाह जैसे ही। वही इंटरटेनमेंट एंड वाइन, शराब एंड शबाब, शबाब एंड शराब का शौकीन था पूरी तरह से। पपेट रूलर था, कुछ खास इसने किया नहीं। बेटा किसका बेटा था? इसी का था, फिरोज शाह का। ये जो था ना पहले मारा था रजिया ने, इसी का बेटा था। तो ये कुछ टाइम तक रहता है, इसको हटा दिया था बाद में। फिर आता है नसरुद्दीन महमूद। ये कौन है? ये इल्तुतमिश का पोता है, पोता। ठीक है, ये बनता है, लेकिन ये बन तो जाता है, बट एक्चुअल में इसको बनाने के पीछे कौन था? उल्गू खान। अब उल्गू खान का ही नाम है बलवन, बाद में अपने टाइटल दिया बलवन। ये जो चहलगढ़ जो 40 लोगों का ग्रुप था उसी में से एक था। ये अपनी पावर को और कंसोलिडेट करने के लिए इसने क्या करा? इसने अपनी बेटी की शादी कर दी, किसके साथ में? नसरुद्दीन महमूद के साथ में। और खुद बन गया ये क्या? नायब। नायब बन गया, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इतना याद रखना कि जो नसरुद्दीन बना था उस समय मेन पावर कौन थी? वो था उल्गू खान या बलवन। ठीक है, बट कुछ नोबल्स ने रिवोल्ट करा, उन्होंने बलवन को हटा के उसकी जगह इमादुद्दीन रियान ले आए, नसरुद्दीन महमूद को भी अपने साथ मिला लिया। बलवन की बात समझ में आ गई। बलवन ने क्या करा? नसरुद्दीन महमूद को कर दिया, जहर दे के मार दिया, और जो भी नोबल इसके खिलाफ ज्यादा उछल रहे थे उनको भी इसने निपटा दिया। अब बलवन आता पिक्चर में। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसमें एक तो ये इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश पूरा याद रखना, और एक इंपॉर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक। बाकी के बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट देख लेना जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बलवन। तो इसमें काफी सारी चीजें करी है, बहुत सारी चीजें करी है, काफी इंपॉर्टेंट बलवन, इसको जरूर देखना। पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज बताता हूँ, इस भाई साहब ने क्या करा, ये नहीं चाह रहा था एक से कि दोबारा से कोई रिवोल्ट हो, तो उसने जितने भी मेंबर थे इल्तुतमिश फैमिली के सबको मार दिया, A to Z को मार दिया। अब आप बोलोगे यार अपनी फैमिली के मेंबर क्यों मारे? मैं भी अपनी फैमिली कहाँ है, ये तो नया आ गया। अभी तक वो क्या कंसेप्ट चल रहा था? स्टार्टिंग देखो, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसका बेटा, फिर एकदम नया आ गया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? सही तो दामाद था, तो नया नया आते यहाँ पे क्या लिख दिया? फर्स्ट इलबरी। ठीक है, फिर इल्तुतमिश के बाद क्या रहा? उसकी बेटी आई, बेटी मतलब ये फिरोज शाह बन गया, फिर बेटी है रजिया सुल्तान, फिर रजिया सुल्तान के बाद उसका भाई आ गया बहरम शाह, बहरम शाह के बाद अलाउद्दीन मशहूद सा बेटा आ गया, फिर फाइनली नसरुद्दीन मोहम्मद आ गया। तो ये सब इल्तुतमिश का ही काम चल रहा है। बट ये बलवन कौन है? फिर ये तो एक मिनिस्टर है,
इसका मतलब इसने नई दोबारा से डायनेस्टी स्टेबलाइज, ये भी स्लेव डायनेस्टी का पार्ट है, तो इसको बोलते हैं सेकंड इल्बरी, जो किसने स्टेबलाइज करी, बलवन ने। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो बलवन ने क्या करा कि दोबारा से कोई रिवोल्ट ना हो, तो इसने सारे के सारे इल्तुतमिश फैमिली को मार दिया, और साथ के साथ जितने भी चहलगनी थे उन सबको भी खत्म कर डाला इसने, 40 के 40 मिनिस्टर को भी निपटा दिया। तो इसने अपने खिलाफ होने वाले कुछ भी तरह का रिवोल्ट की पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ी, सारी इल्तुतमिश फैमिली खत्म, पूरे पूरे चहलगनी खत्म। अच्छा, क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, ये काफी इंपॉर्टेंट, सजदा और पबोसा, बोसा बोल रहा है इसको। सजदा का मतलब होता है सर झुकाना, जिस तरह मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं वैसे ही सजदा। तो ये तो जब भी आप किंग के पास आओगे, राजा के पास आओगे, मतलब अपने खुद के पास, तो आपको सर झुका के सजदा करना पड़ेगा, कोई भी हो, भले कितने बड़े मिनिस्टर क्यों ना हो। किस लिए, सो दैट इसकी सुपीरियरिटी लोगों तक जाए, कोई भी मिनिस्टर इसके सामने उछले नहीं, इसको पता रहे कि असली बाप मैं ही हूँ। पबोसा का मतलब क्या होता है कि सुल्तान के पैर को चूमना। तो ये दो कंसेप्ट जो थे, पबोसा, अबोस, पैबोस और सजदा, ये दोनों किसने इंट्रोड्यूस करे, इल्तुतमिश में। साथ में इसने ये बोला कि जो सुल्तान होता है, सुल्तान का मतलब खुद अपने आप के बारे में बोला इसने, जो सुल्तान होता है वो एक्चुअल में गॉड की शेडो होती है अर्थ पे, या अपन बोल सकते हैं रेसिपिएंट ऑफ द डिवाइन ग्रेस। तो ये दो इसने टाइटल दिए खुद को। आपने कई बार सुनूंगा जिल्ल इलाही, अकबर के टाइम में मूवी देखी जिल्ल इलाही, तो जिल्ल इलाही का मतलब होता है गॉड्स शेडो ऑन द अर्थ। सिमिलरली नियाबत एक खुदाई, नियाबत एक खुदाई का मतलब होता है रेसिपिएंट ऑफ डिवाइन ग्रेस। तो ये दो टाइटल इसने अपने आप को दिए। अच्छा, इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट है, मेन आर्किटेक्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन टर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। बिल्डिंग के नहीं, अगर आपसे पूछे कि इन टर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, की किसने गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करा या इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करा, तो वो था बलवन। तो मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन था, इन टर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, बलवन था। फिर अब इसको पता चल गया कि भैया दोबारा से अगर कुछ ऐसा गड़बड़ हुई, तो ये तो चहलगनी का मेंबर है, सोच के, तो ये तो चहलगनी का मेंबर था ना बलवन, तो 40 मिनिस्टर्स में बाकी सबको इसने हटा दिया। लेकिन इसको डर किसका था कि चलो मैंने बाकी सबको तो हटा दिया, तुर्क के जितने भी मिनिस्टर थे, लेकिन अगर ये इंडियन रिवोल्ट करके, तो ये दूसरे जो अफगानी रिवोल्ट करके, तो जो नॉन तुर्क है, तो इसने क्या करा, पूरी तरह से जितने भी नॉन तुर्क थे, चाहे वो अफगानिस्तानी हो चाहे इंडियन हो, सबको एडमिनिस्ट्रेशन से हटा दिया, टोटल पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ तुर्क को भर दिया इसने। ठीक है, एक तो तो आपको पता है ऐसा करोगे, जो अफगानी है इंडियन, वो सब एक हो जाएंगे, होंगे भी, इसके बाद में इसकी दिक्कत क्रिएट करेंगे बाद में। अच्छा, इसने कोशिश करी रणथंभौर और ग्वालियर को कैप्चर करने के लिए, बट कर नहीं पाया, फेल हो गया, जीत नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, स्पाइस, स्पाइस स्पाइस जो है, स्पाइस का मतलब जासूस अपॉइंट करे, किस लिए, नोबल की एक्टिविटीज के लिए। ये कुछ ऐसा समझता तो बलवन एक्चुअल में जो किम जोंग है इस समय, वो नॉर्थ कोरिया का, वैसा ही बलवन है। तो अपने नोबल की मिनिस्ट्री जासूसी करवाता था, वो जो रिपोर्ट देते तो रिपोर्ट को बरीद बोलते थे, बरीद। ठीक है, और कोई भी नोबल अगर कुछ भी कर रहा होता तो उसको मरवा देता था, बहुत कट्टर सजा देता था। साथ में दो डिपार्टमेंट बनाए इसने, दीवान उनजरत और दीवान अर्ज। अर्ज का मतलब है मिलिट्री डिपार्टमेंट है, और उनजरत का मतलब है फाइनेंस। आप उनजरा से याद कर लेना कि ज़रात या कुछ भी ज़कात ऐसे कुछ भी पैसे से रिलेटेड है। अर्ज से याद कर लेना आर्म, ARM। तो आर्म का मतलब होता है लड़ाई वाला, से तो लड़ाई वाला मतलब मिलिट्री डिपार्टमेंट, जैसे याद कर लेना। ठीक है, साथ में इसने इसने एक चीज बहुत अच्छी करी कि इसने एक्सपांड नहीं करा खुद को, एक्सपांड करने की जगह इसने जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन थी उस पर ज्यादा फोकस करा। तो इसका मेन फोकस किस पे था, रिस्टोरेशन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, तो इसने एक्सपांड के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करा। अच्छा, एक था तुगरिल। तुगरिल कौन है, ये एक्चुअली बंगाल का गवर्नर है। इसने इसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, सुल्तान का टाइटल भी ले लिया भाई साहब ने तुगरिल ने कि मैं ही सुल्तान हूँ, और अपने नाम से खुतबा भी स्टार्ट कर दिया। जब ये बात बलबन को पता चली, तो बलबन ने इसको निपटा दिया, और इसको मार के इसकी जगह पे अपना बेटा, जिसको बोलता बुगरा खान, उसको बना दिया बंगाल का नया गवर्नर। अच्छा, एक और कॉल्ड हिमसेल्फ, ये बलबन बलबन के बारे में बात चलिए। बलबन अपने आप को बोलता था नसीर अमीर उल मोमिन। नसीर अमीर उल मोमिन का मतलब होता है जो खलीफा है बगदाद के, उनका राइट हैंड। तो नसीर उल मोमिन कौन बोलता था, बलबन बोलता था अपने आप को। ठीक है, हिज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एक्सट्रीमली इम्पार्शियल था। ये मतलब ऐसा नहीं था कि कोई किसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये कि इसमें भर जरूर तुर्क दिए, लेकिन उसके अंदर ये नहीं कि किसी भी तरह का कोई अगर कुछ भी करेगा गलत काम, जैसे जमींदार ने कुछ गलत काम किया था अपने स्लेव के साथ, तो उसने ओपनली उस जमींदार को मरवा दिया था। साथ में ही फॉलो द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन के बारे में ज्यादा दिन नहीं, गूगल से पढ़ लेना इसके बारे में। हाँ, एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है कि ये मंगोल से बचा नहीं पाया, बस एक इसका ड्रॉबैक है बलबन का कि नॉर्थ इंडिया को बचा नहीं पाया। इसका खुद का बेटा प्रिंस महमूद, जिसको बाद में टाइटल दिया गया खान ए शहीद, ये जो बंदा था प्रिंस महमूद, इसका जो बेटा था, ये नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ इंडिया में जब मंगोल का अटैक हुआ तो उनसे बचाने के लिए वहां गया और मार दिया गया। इसके मरते ही बलबन भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बलबन ऑलमोस्ट डेड हो गया क्योंकि बुढ़ा हो चुका था। तो बलबन के जाने के बाद उसका बेटा जा चुका, अब कौन बनेगा, पोता। तो जो नया किंग बना वो कौन बना, कैकुबाद। कैकुबाद, तो कैकुबाद है, ये कुछ खास है नहीं। उसके बाद आता कैमूर, ये कौन है, ये इस कैकुबाद का बेटा है, मतलब बलबन के ग्रांड है, तो ये इसका बेटा है। इसमें भी कुछ नहीं है। इसको कौन मार देता है, इसको मार देता है अर्ज उल मलिक, ये टाइटल है, याद रखिएगा। अर्ज उल मलिक जो है ये टाइटल है।
कौन नाम क्या था? फिरोज। फिरोज नाम था। बाद में इस फिरोज ने अपने आप को टाइटल दे दिया जलाउद्दीन खिलजी। अभी जलाउद्दीन खिलजी कौन सा? अगर तुम लोगों ने मूवी देखी हो अलाउद्दीन खिलजी की जो आई थी पद्मावत, तो पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी जिसको मारता है, जो बुढ़ा सा होता है ना, जिसको मारता है, और क्या नाम है उसका, बड़ा अच्छा रोल है, राजा मुराद, राजा मुराद शायद, हाँ, जिसको मारता है वो जलाउद्दीन खिलजी है। तो ये एक्चुअल में अलाउद्दीन खिलजी का ससुरा है। ठीक है। तो इसको, ये जो बना था, ये कैसे बना? इसने मारा बलबन के जो ग्रांड ग्रैंडसन को, तैमूर को, और उसको मार के ये बना। बाद में कुछ टाइम तक ये रहेगा, इसको भी अलाउद्दीन खिलजी मार देगा, फिर अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा सिंहासन पे, फिर आ जाएगी खिलजी डायनेस्टी। तो ये अभी अपन ने एक डायनेस्टी पढ़ ली जिसको हम बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी पूरी तरह से खत्म होगी। अब बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी की अगली वीडियो में।